साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश पुंज पाठशाला में। तो साथियों मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं सोशल साइंस का बिहार स्टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि सोशल साइंस में यानी सोशल स्टडीज में कितने और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं यह आपका पूरी तरीके से ओरिजिनल प्रश्न होंगे दोस्तों। ठीक है, और ये प्रश्न है 8 तारीख 9वां महीना 2023 का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। तो इसका ऑप्शन है सामंत, किसान, राजा, कमी। तो इसका सामंतवाद से देख रहे हैं। ठीक है, सामंतवाद से पता ही चल रहा है कि ये कौन होता था, तो सामंत होता था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया। ठीक है, तो ये आपको 1498, 99, 92 और 39। इसका आंसर होगा 1498। सिर्फ आंसर को देखते जाएंगे। इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप समझ पाए कि किस तरीके का क्वेश्चन और किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछता है। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की, कनाडा की। तो आप सभी जानते हैं कि जो सप्तवर्षीय युद्ध हुई थी वो कब से कब तक हुई थी। तो वो हुआ था, थोड़ा सा बता देते हैं, 1756 से 1763 तक। जोड़ दीजिएगा कितना होता है, 1763। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक चला था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग। और किसकी, इसका आंसर होगा आपका फ्रांस की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मोंटेक्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन है सामाजिक संविदा, विधि का आत्मा, दास कैपिटल्स या वृहत ज्ञानकोश। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विधि की आत्मा। ठीक है, कौन सा होगा, विधि का आत्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है। रूसो की है, वाल्टेयर की है, मोंटेक्यू की है या इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका रूसो की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है हमारा 1688, 1788, 1689, 1789। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1688। कौन सा आंसर होगा, तो 1688। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिटलर किसका प्रवर्तक था। ऑप्शन है नाजीवाद का, फांसीवाद का, उग्रवाद का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नाजीवाद का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता किसका नारा था। हिटलर का था, सुमोलिनी का था, बिस्मार्क का था या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये था आपका हिटलर का। ठीक है, किसका था, हिटलर का था। ठीक है दोस्तों, त्रिकूट समझौते में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तीसरा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्रीय योजना किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज ने की थी, विंस्टन चर्चिल ने की थी, जॉर्ज क्लियंस ने की थी या वुड्रो विल्सन ने की थी। इसका आंसर सही होगा वुड्रो ने। जितना भी आपको आंसर बता रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल है, आप जाकर मैच कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, ऑफिशियल आंसर से मैच करिए, एक भी गलती नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो आपको इस तरीके का ध्यान रखना है और रिवाइज करके जाना है। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर से आपको 20 क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है,
देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? चीन, रूस, अमेरिका, भारत। तो ये अमेरिका होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सोरहुल किनका पर्व है? मुंडा का, उराव का, कोल का, मीणा का। तो ये आपका मुंडा जनजाति जो कि झारखंड में होते हैं, ठीक है, उन्हीं का सोरहुल त्योहार है और सोरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड में ही। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा व्यवसायिक खेती नहीं है? वाणिज्य अनाज, मिश्रित, कार्बनिक या वृक्षारोपण। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वाणिज्य अनाज। ठीक है, कौन सा व्यवसायिक खेती नहीं है? तो वाणिज्य अनाज। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? ठीक है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है या सभी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से ये सभी है। ठीक है, ये सभी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि इनमें कौन सा बाजरा है। ठीक है, तो ज्वार है, रागी है या दोनों है या मक्का है? ठीक है, तो ज्वार और रागी दोनों बाजरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दोनों बाजरा के अंतर्गत आते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है खरबूजा किस मौसम में होता है? रबी मौसम में, खरीफ में, जापद में। जापद नहीं होगा, यहाँ पर जायद होगा, सुधार लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, जायद में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जायद फसल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। तो ये आपका आंध्रा है। और पहला कौन सा है? पहले नंबर पर पूछेगा तो मूंगफली होता है गुजरात में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं। दलहन फलीदार फसलें हैं ना, वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। ठीक है, ये सही है। दालों का गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यक होती है, ये भी सही है। यह पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो दालें रबी और खरीफ दोनों मौसम में नहीं उगाई जाती है, दालें सिर्फ रबी फसल में के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। चांदी क्रांति किससे संबंधित है? कीमती खनिज से, चावल से, कपास से, अंडा से। तो चांदी क्रांति है अंडा से। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य के किस अंग में 1994 में अपने संचालन को निलंबन कर दिया? ऑप्शन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरिएट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका आंसर होगा ट्रस्टीशिप काउंसिल को। ठीक है, कौन सा होगा? ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। डिस्कस हम लोग कर सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 150 क्वेश्चन है पूरे, और करवाएंगे तो 3 घंटे का वीडियो होगा सीधे। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पर लाता रहूँगा। इसमें से फिर मिसलेनियस क्वेश्चन, आपको पता ही है कि मेरा जीके जीएस का चल रहा है हम लोग का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका जीके जीएस में मजबूती लाना है और अपने तैयारी को और आगे बढ़ाना है तो दोस्तों। ठीक है, यानी धार देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद में 10 हैं, 12 हैं, 15 है या 8 है। तो सुरक्षा परिषद में आपका 10 अस्थायी और 5 अस्थायी है। 5 अस्थायी, ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं है? तो शरणार्थियों के लिए आयोग, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड या फिर दास्ता आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अपने अस्तित्व के अंदर 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ के सदस्यता वापस ले ली। ठीक है, देखिए कट गया इसमें से। तो इनमें से कौन सा आपका
है जो कि सदस्यता को वापस ले लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा इंडिया। ठीक है, इसमें से इंडिया भी हमारा सदस्यता को वापस लिया है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना सर नाइट का किताब वापस करने की घोषणा की? तो वो है ऑप्शन नंबर गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इन्होंने अपने सर नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? 1 जनवरी 1923, 7 जनवरी 1923, 1 फरवरी 1924। तो ये तो 24 होगा नहीं क्योंकि हुआ था 23 में, ये दोनों खत्म। और हो जाएगा आपका कौन सा आंसर? तो होगा 1 जनवरी 1923। ठीक है, और स्वराज दल की स्थापना कौन किए थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिसमें अध्यक्ष CR दास थे और सचिव उसके मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 ही ऑप्शन, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए, तो ऑप्शन है 1980 रिपन ने, 84 लिट्टन ने, 85 एओहुम ने, या फिर 87 उमेश चंद्र बनर्जी ने। तो देखिए इसकी स्थापना स्कॉटलैंड के एक उस पर ICS अधिकारी थे, वही किए थे। ठीक है, जिसके संस्थापक होते हैं एओहुम और पहले अध्यक्ष होते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। जो बताना है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग फास्ट चलते चलेंगे। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो वो हुई थी परिवहन उद्योग से, वस्त्र उद्योग से, लोहा से, या फिर प्लास्टिक से। तो वो हुआ था औद्योगिक क्रांति वस्त्र से। मैनचेस्टर का नाम सुने होंगे, इंग्लैंड में एक मैनचेस्टर नाम का जगह था, वहीं से वस्त्र की क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था, और ये आपका आंसर हो जाएगा 1786। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? जेनेवा है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन DC है, मनीला है। तो विश्व बैंक का आपका वाशिंगटन DC। ट्रिक याद रखिएगा, जहाँ भी पैसा रुपया से संबंधित कोई भी मुख्यालय पूछे तो वो आपका अमेरिका वाशिंगटन DC हो जाएगा। ठीक है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं, 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो आपका पेरिस शांति समझौता हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा है? ठीक है, अलेक्जेंड्रिया एक देश है और कहाँ ये बसा हुआ है? ठीक है, तो काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो ये आपके लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? लाल सागर के मुहाने पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, राजा राम मोहन राय, गोविंद मोहन, जेम्स अगस्टस हिक्की और विनोबा भावे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, 1880 से डेट है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन सी 3 देशों में आई थी? ठीक है, चीन, जापान, कोरिया, यूनान, चीन, जापान, कोरिया, यूनान, जर्मनी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, जापान और कोरिया। ठीक है, मुद्रण की जो तकनीक थी वो सबसे पहले यहाँ आई थी। ठीक है, आज से स्टेट का फॉर्म भरा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जाकर भर सकते हैं। ठीक है, कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो उसका उद्गम स्थल है आपका चीन में। थोड़ा थोड़ा आपको बारिश का आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारिश आ चुका है। ठीक है,
भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर, 8611 मीटर, 8598 मीटर या 8172 मीटर। तो आप सभी को मैक्सिमम लोग को इसमें पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा K2 की लंबाई आपका 8611 मीटर। ठीक है सर, K2 की लंबाई इसका यहाँ पर 8848 होगा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, नहीं देखिए 8848 माउंट एवरेस्ट का है और इसका है आपका, ये सही है। ठीक है 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848। ठीक है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? ठीक है, बोरवुर झील है, क्रेटर झील है, लेगून झील है या हिमानी झील है? तो ये आपका लोनार झील जो है क्रेटर झील है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, ताप्ती नदी पर या फिर कावेरी नदी पर? ठीक है, तो ये आपका है कावेरी नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपका सिलचर में होती है, चिरापुंजी में होती है, मानसीराम में होती है या फिर गुवाहाटी में होती है? तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानसीराम। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मानसीराम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर मानसीराम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल वाथो रिजर्व किस राज्य में है? तो सिमलीपाल आपका किस राज्य में है? तो ये आपका बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो ये सभी लोग जानते होंगे कि ये उड़ीसा में है। ठीक है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीक सहायता दी जा रही है? तो 1984 से, 92 से, 85 से या फिर 97 से? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1992। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है कि जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? जन्म दर का उच्च जीवन प्रत्याशा का, उच्च मृत्यु दर का, अधिक विवाहित जोड़े का? ठीक है, तो इसका होगा आंसर आपका उच्च जन्म दर का। ठीक है, कौन सा होगा? उच्च जन्म दर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या लिंगानुपात? ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा लिंगानुपात। क्या होगा इसका आंसर? लिंगानुपात हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है? ठीक है, तो द्वितीयक कार्य बिजनेस है। ठीक है, तो कितनी परसेंट आबादी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 24.3%। ठीक है, प्राथमिक आपका कौन सा होगा? कृषि होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में मेघना से जाना जाता है, जमुना से, सुरमा से या फिर कर्णफुली से? तो यहाँ पर सभी लोग जानते होंगे कि ये जमुना नदी से जाना जाता है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत आसान प्रश्न पूछा है, और जो कि सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में किसी भी एग्जाम का रेशियो और रिजल्ट रहता है तो वो स्टेट का रहता है लगभग 93 से 94%। ठीक है, फेल ही नहीं होते हैं इसमें बच्चे। ठीक है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका भारत नेपाल पर है, नेपाल भूटान पर है, नेपाल तिब्बत पर है या फिर भूटान तिब्बत पर है? तो ये आपका आंसर होगा नेपाल और तिब्बत की सीमा पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है उद्योग पर, कृषि पर, पर्यटन पर या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पर्यटन पर।
ठीक है, क्या हो जाएगा, पर्यटन पर। वहाँ पर पर्यटन से ज़्यादा अर्थव्यवस्था, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है, ये जो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट है वो मतलब कॉन्टिनेंट नहीं, देश है, ठीक है, उनकी पर्यटन पर है। मापनी क्या है, ठीक है, मापनी क्या है, तो देखिए अनुपात है, कथन है, दूरी है, कोई नहीं है, तो ये आपका है अनुपात, ठीक है, क्या है यहाँ, ये आपका अनुपात है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया गया है, अनंत, बहुत बड़ा, छोटा या बहुत छोटा। तो पूरे वर्ल्ड को एक एटलस में समाहित कर दिया गया है, तो इसका मतलब कि बहुत छोटे पैमाने पर बनाया गया है, ठीक है ना। देखते हैं आप वर्ल्ड मैप लेते हैं और पूरा वर्ल्ड आपको मिल जाता है उसमें, ठीक है। अगला है कि भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो 72%, 82%, 85% या 92%। कृषि में अगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है भूमिगत जल का, तो ये 92% होता है, ठीक है। कृषि में सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का ही तो प्रयोग होता है, नदी से, नाला से, नहर से, नलकूप से, ठीक है। ये तो पानी कहाँ से आ रहा है। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए लेते हैं, ठीक है। तो सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष या केवल एक वर्ष। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन बनने में लगभग लाखों के लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष भी लग जाते हैं, ठीक है। तब जाकर हमको तेल ये सब मिलती हैं, ठीक है, जितने भी जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, वो मिलते हैं, पेट्रोल वेट्रोल। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और जमा में समृद्ध है। तो किस चीज में समृद्ध है झारखंड, कोयला में, सोना में, सिलिकॉन में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कोयला सबसे ज्यादा यहाँ होता है, ठीक है। झारखंड कोयला का खान है वहां पर, झरिया में, ठीक है। भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% क्या है, ठीक है। मरुस्थल है, पर्वत है, मैदान है, पठार है। तो ये आपका 30% पूरे भारत का पर्वत है, ठीक है। पूरे भारत का 30% आपका क्या है, पर्वत है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ग्रामीण बैंक, स्थानीय साहूकार, राष्ट्रीय बैंक या सहकारी एजेंसियां, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्थानीय साहूकार, ठीक है। लोग जाकर पैसा लेते हैं किससे, साहूकार से, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास जो पैसा सूद उद पर चलाते हैं, ठीक है। देखिए विश्व के जलभृतों में से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो कितने परसेंट को किया जाता है, 5% को, 20% को, 10% को, 30% को। तो आपका आंसर हो जाएगा 30% को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सारे ऑफिशियल आंसर है दोस्तों, ठीक है, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको देख कर जाइएगा, एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 1/4, आधा, 3/4 या 2/3, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3/4 यानी 3/4, ठीक है। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ भंडार जल उपलब्ध है, ठीक है। 2.5, 75%, 25% या 0.5%। तो ये 0.5% ही मात्र हमारे पास उपयोग के लिए जल है, तो इसीलिए जल ही जीवन है, हमें जल को बचाना चाहिए, ठीक है। जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहाँ देखिए नल छोड़ा तभी खुला हो या टिप टाप पानी गिर रहा हो, तो उसको जाकर अच्छे तरीके से बंद करना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये आपका असम है, असम के डिगबोई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधा टीवा खनिज है, सीसा है, कॉपर है, टीन है, चूना है, ठीक है। तो ये आपका चूना पत्थर है, ठीक है, क्या है, आधा टीवा खनिज, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, घड़ियाल है, गंगा डॉल्फिन है, व्हेल है, कछुआ है। तो आपको पता ही है,
कि गंगा डॉल्फिन हमारा जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, जो कि प्रयागराज से पटना के बीच में बहुत ज़्यादा मिलते हैं गंगा जी में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को या 22 जून को, 22 नवंबर को। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रत्येक 22 मई को आपको क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आपको कभी पूछ दिया तो 22 तीन में याद रखिएगा, ठीक है। 22 अगर मार्च का है, ठीक है, 22 मार्च बोले तो जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च को जल, 22 अप्रैल को पृथ्वी, ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को ये आपका जैव विविधता दिवस, ठीक है। तीनों 22 याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टेक्सोला का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी में, ठीक है, तो टेक्सोला का उपयोग आपका कैंसर में होता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, उतना भारी भी नहीं है, आसान भी नहीं है। याद है तो आपको आसान है, नहीं याद है तो भारी है, ठीक है। किस राज्य में खनिज का विशाल भंडार है, असम में, राजस्थान में, बिहार में या फिर तमिलनाडु में। तो खनिज का जो है, तो अभी आपको बताएं कि डिगबोई में सबसे पुराना तेल का वो भंडारण था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जेके सीमेंट उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, बोकारो लौ इस्पात उद्योग, टाटा लौ इस्पात उद्योग। तो ये आपका बोकारो स्टील प्लांट आपके सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नेपा नगर आपका कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, पटसन में, सीमेंट में, चीनी में, एल्युमिनियम में। तो कैमूर की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है बिहार में, और वो आपका सीमेंट में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। पक्की सड़कों को कलई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, ठीक है। सबसे ज्यादा पक्की सड़क कहाँ है और जो कलई किया गया है वो कौन सा स्थान है, तो बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, बड़ा सिटी है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आप हमारे जीके जी इसका प्रश्न हमेशा देखते होंगे वीडियो, तो आप मैंने वहाँ पर सारे जितने भी मुख्यालय हैं रेलवे का सबको डिस्कस किया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। हाजीपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता है बड़ा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो हाजीपुर बिहार, ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का। देखिए बिहार का सार्वजनिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो आपको पटना में है, बक्सर में है, शिवहर में है, गया में है। तो ये आपका पटना में है। सबसे कम कहेगा तो शिवहर में होगा, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है, पता ना कितने एग्जाम में पूछा है। ये आपका हो जाएगा कोसी नदी, जो कि बिहार में तांडव कर देती है दोस्तों, ठीक है, बाढ़ से वो प्रत्येक साल। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, गया में, रोहतास में। तो बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है, ठीक है, कहाँ है, सीतामढ़ी में है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला संसाधन है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव व या अजैव। तो ये आपका अनवीकरणीय है, एक बार जो खत्म हो गया तो फिर दोबारा नहीं होगा, ठीक है। सूर्य ये सब आपका नवीकरणीय है, लेकिन कोयला आपका अनवीकरणीय है, ठीक है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई, 1975, 1980, 1982, 1990, ठीक है। तो इसका स्थापना हुआ 1982 में, ठीक है।
लेक वालेस किस देश के नेता थे? देखिए ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, पूछ दिया। ठीक है, इसका भी आंसर आपको बता देते हैं। ये पोलैंड के थे। ठीक है। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, रूसो के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा, या फिर प्लेटो के द्वारा? तो ये आपको दिया गया है अब्राहम लिंकन के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता करती है, न्यायाधीश करते हैं, संभ्रांत वर्ग करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं? तो लोगों के द्वारा किया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं और ये जनता है। ठीक है। बुनियादी नियमों का लिखित रूप कौन सा लिखित रूप है? बुनियादी नियमों का लिखित रूप है अनुच्छेद है, संविधान है, अनुसूची है, सरकार है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है संविधान। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का, भारतीय प्रधानमंत्री का, चुनाव आयोग का, यूपीएससी के अध्यक्ष का? ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। ठीक है, ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? चुनाव चिन्ह कौन जारी करेगा? ठीक है, जो चुनाव करवाएगा वो चिन्ह जारी करेगा, तो चुनाव आयोग हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ठीक है, तो शिक्षा का मौलिक अधिकार 21 में है, 21 के क में, 20 में, 24 में। तो 21 के क में है और इसको लाया गया था 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत लाया गया था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए लाया गया था मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के रूप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछेगा और एलिजिबिलिटी एग्जाम में तो जरूर पूछेगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है? तो इसका आंसर होगा आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है? तो ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, चुनावी स्पर्धा के लाभ होता है अधिनायक बनने में, जनमत निर्णय में, निर्माण में, घनश्याम बनने में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा जनमत निर्माण में। ठीक है, चुनावी जो आपकी स्पर्धा मतलब कंपटीशन, तो उसमें कब क्या होगा आपको? तो वो जनमत के निर्माण कीजिएगा तब आपको फायदा होगा, नहीं तो तनाशा बनिएगा, कोई वोट नहीं देगा। ठीक है। कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं है? ठीक है, पागल या दिवालिया, वयस्क व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति? अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है, बस खाली पागल नहीं होना चाहिए और सरकार द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको फैन का आवाज आ रहा होगा तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त है? ठीक है, सुकुमार सेन है, टीएन शेषन है, दोनों है, कोई नहीं है? तो वर्तमान चुनाव आयुक्त इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल का चुनाव आयुक्त आपको बता दें ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, ये जो दोनों हैं, ठीक है, एग्जाम में भी इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि उस वक्त राजीव कुमार शायद थे। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटें 14 है, 47 हैं, 51 है या 61 है? तो ये 47 है। ठीक है, और यही पूछेगा कि ये तो अनुसूचित जाति यानी एसटी। ठीक है, और एससी अगर पूछ दिया आपको, तो एससी पूछ दिया तो 84 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एनसीबीसी का संवैधानिक दर्जा कब मिला था? ठीक है, तो पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा मिला था 93 में, 89 में, 91 में या फिर 85 में? ठीक है, तो ये आपको मिला था 1993 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है कि भारत में
आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ? तो 1952 में, 1962 में, 1965 में या 1972 में? तो आप सभी को पता है कि भारत में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। एक बार आपको 1962 चीन के युद्ध में, ठीक है, चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसके साथ, एक बार पाकिस्तान के साथ, और एक बार आंतरिक अशांति के लिए हुआ था। ठीक है, आंतरिक अशांति, ठीक है, आंतरिक अशांति के लिए हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 62 में, और ये जो पाक के साथ हुआ था 1971 में हुआ था। ठीक है, और ये 1975 में हुआ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, या फिर लॉर्ड्स कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? काम का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, जीविका का अधिकार, या वृद्धावस्था में भौतिक गारंटी का अधिकार? ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा होगा? तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान का कारण क्या है? जाति है, क्षेत्र है, जन्म है, धर्म है? तो सामाजिक जो विभेद है हमारे अंदर जन्म से है। कोई बच्चा किस समाज में जन्म लेगा ये बच्चा थोड़ी तय करता है। ठीक है, इसमें उसकी क्या गलती है जो पीछे समाज में जन्म लिया या फिर अगले समाज में जन्म लिया, उसका कोई अहम रोल नहीं है उसमें। ठीक है, तो जन्म के आधार पर सामाजिक विभेद किया जाता है। ठीक है, जो कि पहले जब बनाया गया था वो कर्म के आधार पर ही बनाया गया था। आपको मैंने जीके जीएस के क्लास में बताया है इसको। ठीक है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक दलीय, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, अगर आप जीके जीएस के किसी भी पोर्शन के तैयारी करते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, या फिर स्टेट में कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो, ठीक है, स्टेट में सीडीपी से संबंधित सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मैं पहले सीटेट ही पढ़ाता था। ठीक है, 3 साल मैंने सीटेट पढ़ाया है। ठीक है, तो आप इसको, इस चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए हमारी। ठीक है, चैनल तो नई है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि, विविधता में वृद्धि, या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव? तो देखिए, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या हो सकता है? तो आप सोच सकते हैं खुद से कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की कमी। ठीक है ना, ये आपको सोचने वाली प्रश्न थी। सीडीपी में एकदम बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछेगा आपको। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा के स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ये अपने में लेन देन कर लेता है लोग। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रारंभ किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, या फिर झारखंड में? ठीक है, तो ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ से हुआ था? चमोली। चमोली एक जिला है वहाँ से, और इसके जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार आपको राजनीतिक अधिकार का अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी सब अधिकार आपको है। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्म की प्रधानता है,
यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है। तो इसका आंसर देखते ही मार दीजिएगा कौन सा है आपका। तो आपका यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का, यहाँ पर यह धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है। तो ये आपका हो जाए, ये यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है ना। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। इस शब्द को, 3 शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है। भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ठीक है, 1967 में, 1977 में, 1989 में, 1991 में। तो गैर कांग्रेसी सरकार आपकी बनी थी 1967 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, लोकतंत्र में आस्था और मतदान की दुरुपयोग। तो लोकतंत्र में आस्था। ठीक है, इसीलिए लोकतंत्र में सफलता है क्योंकि मतदान लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि है, जनसंख्या की अधिकता है, बहुदलीय है। इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। 150 क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, और यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके का प्रश्न पूछता है और कैसे हमें तैयारी करनी है। ठीक है, सीडीपी के कुछ 1-2 क्लास मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आर्थिक असमानता, मीडिया पर नियंत्रण, सुधारात्मक कानूनों के निर्माण या बूथ छापेमारी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। ठीक है, चलते हैं अब 100 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी? 1915, 1917, 1919, 1921। तो ये आपका पीछे भी क्वेश्चन आया था और यहाँ भी रिपीट हो गया। ठीक है, ये ओरिजिनल प्रश्न है दोस्तों और आंसर भी ऑफिशियल है। ठीक है, तो बिल्कुल डाउट नहीं करना है और देखते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? अधिगम करता है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है, पर्यावरण है। ठीक है, तो जब सीखने वाला ही नहीं होगा तो शिक्षण का क्या कीजिएगा? ठीक है, तो ये अधिगम करता है मतलब होता है सीखने वाला। ठीक है, अधिगम अर्जित करने वाला। ठीक है, अधिगम मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, जो अधिगम ग्रहण करना, सीखना एक तरह से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधिगम का नियम है। ठीक है, अधिगम का नियम क्या है? तो अभिप्रेरणा का नियम, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका है अभ्यास का नियम। देखिए अधिगम में यहाँ पर आप जोड़ दीजिए सामाजिक अधिगम। ठीक है ना, अधिगम मतलब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, नाम था उनका। देखिए पेन नहीं उग रहा है यहाँ पर। ठीक है, थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्होंने 3 से, एक तो अभ्यास का नियम, एक था इनका तत्परता का सिद्धांत इसी में। ठीक है, तत्परता का सिद्धांत। ठीक है, तत्परता का सिद्धांत। ठीक है, और एक था प्रभाव का नियम। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? देखिए पहले आप तत्पर रहिएगा, किसी कार्य को लेकर तत्पर रहिएगा, फिर उसके बाद उसका अभ्यास कीजिएगा, और जब अभ्यास कीजिएगा तो प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किनका दिया हुआ था? तो थॉर्नडाइक का दिया हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से एक अश्रेणीय अधिगम अवस्था है। तो इनमें से अश्रेणीय कौन सी है? तो दल शिक्षण, सहायक शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण या फिर बृहद शिक्षण। तो जो श्रेणी के अंतर्गत नहीं है वो सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है कि जो मतलब
छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को बताने वाली शिक्षण को लोग सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। जो बच्चे बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उनको सिखाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो कौशल जो प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं, वैसी स्किल जो प्रत्यक्ष नहीं दिखते। प्रश्न का उत्तर, मानचित्र बनाना, सोचना और लिखना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सोचना, क्योंकि देखिए हम क्या सोच रहे हैं वो आपको सामने दिखेगा। मैं आपके सामने और मैं क्या सोच रहा हूँ आपके बारे में, चाहे किसी के बारे में, तो इसका प्रत्यक्ष नहीं दिखना क्या होगा, सोचना होगा। अधिगम प्रतिफल का संबंध है। ठीक है, अधिगम जो लड़का करेगा उसका प्रतिफल किसको मिलेगा? शिक्षक को मिलेगा, शिक्षार्थी को मिलेगा, विद्यालय से, सॉरी शिक्षक से मिलेगा, शिक्षार्थी से मिलेगा, या फिर विद्यालय से, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम करता कौन होता है? तो अधिगम करता आपका शिक्षार्थी ही होगा। ठीक है, तो ये शिक्षार्थी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सीखने वाला कौन होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, निम्नलिखित में से मनोगत्यात्मक क्रिया शामिल है, तो मन के गति से संबंधित कौन सा शामिल है इसमें? पैनल पर चर्चा, व्याख्यान, दल शिक्षण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें से कोई मनोगत्यात्मक क्रिया से संबंधित नहीं है। पैनल पर चर्चा, व्याख्यान, दल, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मन मतलब मन से सोचना, मनोगत्यात्मक क्रिया आपका होता है। ठीक है, मन आपका कैसे गति कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें से नहीं है। ठीक है, आगमन विधि शिक्षण की मदद करता है, प्रक्रिया नियंत्रित करने में, प्रक्रिया निर्देशित करने में, व्याख्यान देने में, या फिर कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आपका होगा कोई नहीं। क्यों होगा देखिए बताते हैं आपको। आगमन विधि का मतलब होता है कि आपको पहले उदाहरण बताया जाए। ठीक है, उदाहरण बताया जाए और फिर उसके बाद आपको क्या बताया जाए, नियम बताया जाए। ठीक है, आपको नियम बताया जाए। तो आगमन विधि का मतलब यही होता है कि उदाहरण से नियम की ओर। इसमें कोई ऑप्शन है उदाहरण से नियम की ओर? नहीं ना है। अब आगमन के बाद एक होता है निगमन विधि। ठीक है, क्या होता है? निगमन विधि। और निगमन में पहले आपको जैसे मान लीजिए कि हमको किसी बच्चे को संज्ञा पढ़ाना है, तो संज्ञा के बारे में हम बच्चे को क्लास में खड़ा करेंगे और पूछेंगे कि बाबू अगल बगल तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बच्चा बताएगा आपका कि ये कुर्सी दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पौधे दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारा दोस्त दिख रहा है। तो ऐसे बच्चे 20 को एग्जाम्पल आपको बता देंगे। तब हम उसको समझाएंगे कि बाबू ये जो जितने भी तुम उदाहरण दिए हो ये संज्ञा का उदाहरण है, और संज्ञा के इतने इतने टाइप होते हैं, और इसका ये और नियम है, ये इसमें ये लगता है इस, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण से समझाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, निगमन विधि कहेंगे। ठीक है, सॉरी आगमन विधि कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, आगमन विधि। उदाहरण से समझाएंगे तो उसको आगमन विधि कहेंगे। और निगमन विधि किसको कहेंगे? देखिए जैसे कि मैं पहले ही एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि a+b का फॉर्मूला है a+b के होल स्क्वायर। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या कर दिए कि दे दिए कि a² + b² + 2ab। ठीक है ना, ऐसे दे दिए। और इसी फॉर्मूला पर हम 10 को क्वेश्चन दे दिए बच्चों को। ठीक है ना, कि a का मान तुम्हारा है 3 और b का मान अब तुम्हारा है 5। ठीक है, अब इसी पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके क्या कर दिए, बच्चों को 10 क्वेश्चन दे दिए। तो उसको तो नियम पहले ही पता है कि बस इसी पर बैठा देना है। ठीक है, तो ये इसका नियम से उदाहरण की ओर। तो जो आपका नियम से उदाहरण की ओर जाए, ठीक है, पहले नियम बता दीजिए फिर उदाहरण। तो याद रखिएगा कि नियम से जो उदाहरण की ओर, ठीक है, जो उदाहरण की ओर जाए उसको क्या कहते हैं, निगमन विधि। याद कैसे रखेंगे, न से नियम और न से निगमन। ठीक है ना, तो एक याद रखिएगा तो एक अपने आप याद रहेगा। ठीक है, सीटेट मैंने लगभग बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, हजारों बच्चों को पढ़ाया, उसमें से बहुत सारे लोगों का जॉब लग गया। और सबसे अच्छा अगर हमारे शहर में किसी का रिकॉर्ड है तो हमारा ही है। ठीक है, सीटेट में। ठीक है, नंबर 1 कोचिंग है थी, मतलब 1 साल पहले, अभी कोचिंग नहीं
चल रहा है, ठीक है। तो घर में हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपनी स्किल को ऑनलाइन लेकर आए और आपकी सहायता करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है, इस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, तो वो कौन सा विधि है जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है? देखिए अगला ही प्रश्न है, उधर आपको समझाया, बस यहाँ पर आ गया है। विश्लेषण विधि, विश्लेषण का मतलब होता है विश्लेषण करना। संश्लेषण विधि, देखिए इस सबको समझा दें हम आपको, आगमन निगमन समझा दें, संश्लेषण विश्लेषण समझा देते हैं, ठीक है। संश्लेषण विधि मतलब कि बहुत सारे फैक्ट को एक जगह करना, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट को क्या करना, मतलब एक तरह से सारांश, ठीक है। सारांश जानते हैं, सारांश जो होता है ना, सारांश आपका संश्लेषण विधि है, ठीक है। पूरा बुक पढ़िएगा और एक निर्णय निकालिएगा, तो ये आपका संश्लेषण विधि। और यहाँ पर आपका विश्लेषण का मतलब होता है कि एक टॉपिक से आप कितने तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो एक टॉपिक से आप 20 तरीके से आप उसका निर्णय निकाल सकते हैं, इसको हम लोग विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। समझ गए? संश्लेषण विश्लेषण। निगमन से नियम से उदाहरण, और आगमन उदाहरण से नियम। तो इसमें क्या कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात, तो भाई बच्चे को फार्मूला पहले ही पता है और उसको क्या करना है, अज्ञात की ओर जाना है। तो फार्मूला तो पता है, बस उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर देना है। कि आंसर थोड़ी पता रहता है। मान लीजिए आपको आप a+b का होल स्क्वायर पर दे दिए बच्चे को बनाने के लिए, तो उसको आंसर थोड़ी पता रहेगा। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, नहीं पता रहेगा, तो उसको आंसर अज्ञात रहता है, ठीक है। आंसर क्या रहता है, अज्ञात रहता है, ठीक है। अज्ञात क्या रहता है, तो उसको फॉर्मूला ज्ञात रहता है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंट्री व्यवहार को कहते हैं पूर्व ज्ञान भी कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, या फिर सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं, या फिर प्रस्तावना भी कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, एंट्री व्यवहार। एंट्री व्यवहार का मतलब कि पूर्व ज्ञान, पहले से जो ज्ञान है। बच्चा जो विद्यालय में जाता है उसको पहले से बहुत सारे ज्ञान होता है, बच्चा कोरा कागज बन के विद्यालय में नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा, या प्रस्तावना भी नहीं कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ योजना का उद्देश्य क्या होता है? देखिए स्पष्ट करता है कि विषय वस्तु, ठीक है, स्पष्ट करता है सामान्य उद्देश्य, स्पष्ट करता है पूर्व ज्ञान, या स्पष्ट करता है प्रस्तावना। प्रस्तावना तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए ये पाठ वस्तु को क्या करता है, स्पष्ट करता है। इसीलिए कभी भी हम विद्यालय में जाते हैं, हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसमें पाठ योजना बनाकर जा रहे थे, जो माइक्रो टीचिंग होता था तो उसमें पाठ योजना बनाकर जा रहे थे। तो क्या पढ़ाना है मुझे, ठीक है, उस टॉपिक को कम से कम लिख कर जा रहे थे, ठीक है। आता तो मतलब पढ़ाने के लिए तो पढ़ाते थे हम लोग उस वक्त भी, ठीक है। उस वक्त मैं होम ट्यूशन पढ़ाया करता था, ठीक है। तो ये इसका स्पष्ट करता है कि उसका विषय वस्तु क्या होगा, ठीक है, आज मुझे क्या पढ़ाना है, ये सब पाठ योजना के अंतर्गत आता है। अगर आप लोग बीएड किए होंगे और माइक्रो टीचिंग किए होंगे तो आपको पता होगा इस बारे में, ठीक है। किए ही होंगे, ठीक है, स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो किए ही हैं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार देखिए 1963 में, 1964 में, 1965 में, या 1968 में, ठीक है। तो ये आपका 1963 में हुआ था। उसी के लगभग कोठारी आयोग आया था, ठीक है, और कोठारी आयोग से जस्ट पहले का बात था, ठीक है। देखिए इसको हम लोग देखते हैं, सही क्रम में सजाते हैं। शिक्षण, योजना, पाठ पोषण, पुनः शिक्षण, पुनर्योजना, या फिर पुनः पृष्ठ पोषण। देखिए पुनः पृष्ठ पोषण जहाँ भी होगा आपका, पुनः जहाँ लगेगा वो लास्ट में लगेगा था। ये देखिए लास्ट में यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। और योजना सबसे पहले बनता है। अभी क्या बताया, पाठ योजना सबसे पहले बनता है। तो देखिए योजना यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, किसका आंसर हो जाएगा यही। ऐसे बड़ा क्वेश्चन है, बस अपना दिमाग लगा देना है कि भाई कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, ठीक है। ये सीडीपी का क्वेश्चन है, यानी सीडीपी का नहीं है, ये आपका शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है। और शिक्षण शास्त्र में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, यानी 30 में 30 आपको मिलेगा, ठीक है। मेरा खुद का सीडीपी में 30 में 30 आया हुआ है,
मतलब मेरा सीटेट क्लियर है, ठीक है, लगभग मैंने 5 टाइम सीटेट क्लियर किया है, और वो भी बोथ पेपर, ठीक है। सूक्ष्म पाठ की तैयारी किस चरण के अंतर्गत आती है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की स्थिति, कौशल अधिग्रहण की स्थिति, अंतरण की स्थिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल अधिग्रहण की स्थिति, ठीक है। इसका आंसर होगा कौन सा? कौशल, ठीक है। सूक्ष्म पाठ की तैयारी जो आती है, जो आप स्किल सीखते हैं ना, कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल जितना अधिग्रहण कीजिएगा उतना ही पाठ में एकदम छोटी से छोटी बातों को समझ पाइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक किताब को 4 बार पढ़िए, चारों बार पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक रचनात्मक बच्चे के होने का संभावना है, देखिए ये होता है अपसारी, अभिसारी या दोनों होता है। इसका रचनात्मक का मतलब होता है अपसारी, ठीक है। अब इस दोनों टर्म को समझा दें हम आपको। देखिए अपसारी का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे चिंतन करना, बहुत सारे आंसर निकलना आपको। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम पूछें कि पटना की वस्तु स्थिति के बारे में बताइए, पटना में क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है, तो 100 एग्जाम्पल इसके बता दिया जाएगा, ठीक है। इसका 100 एग्जाम्पल बता देगा कि इसके लिए, मतलब कि अब सारी चिंतन करेगा, बहुत सारी चीज़ों को, टर्म को, बहुत सारी चीज़ों को बता देगा। और यहाँ पर मान लीजिए पूछ देगा अभिसारी का मतलब कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। पटना छोड़कर कुछ हो नहीं सकता है, दिल्ली बॉम्बे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जिसका लिमिटेड आंसर हो ना उसको अभिसारी कहते हैं। जिसका लिमिटेड आंसर निकले उसको अभिसारी, और जिसका अनलिमिटेड आंसर निकले, जो अनलिमिटेड तरीके से सोच पाए, उसको अपसारी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी अभी समझाऊंगा तो, लेकिन सीडीपी आपको समझाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो बीएड के बच्चे हैं मैक्सिमम जनरल कंपटीशन के बैकग्राउंड के होते हैं, इसलिए उनको सीडीपी में प्रॉब्लम होता है और मात्र 17, 18 ऐसे नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। मैंने आपको वादा किया है कि मैं सीडीपी का स्टेट के एग्जाम से जस्ट पहले 4-5 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा सीटेट में पढ़ाया हुआ बच्चे को 30 में 30, 30 में 29 ऐसे आया है। ऑफलाइन बच्चे को मैं यहाँ आराम में पढ़ाया करता था, ठीक है। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तो क्या होता है? देखिए छात्र खुश होते हैं, शिक्षक खुश होते हैं, एक दो दोनों होते हैं। तो भाई सकारात्मक वातावरण रहेगा तो दोनों ही खुश होंगे। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक मदद करती है किसमें? छात्रों का मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में। तो इसमें दोनों की मार्गदर्शन होती है, ठीक है। शिक्षक भी सीखते हैं पुस्तक से और छात्र भी सीखते हैं पुस्तक से, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? जीएस का प्रश्न है लेकिन सीडीपी में पूछा हुआ है, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, मैनेमारी पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, सबसे पुरानी है कोलकाता वाली, ठीक है। शिक्षण प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक, कलात्मक, एक और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा कि वैज्ञानिक, ठीक है। कलात्मक नहीं होता है। शिक्षक प्रभावशाली हो सकता है जो वैज्ञानिक तरीके से दिखाए बच्चों को, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाए, उसके मानसिक स्थिति को समझे, उसके मनोगत्यात्मक स्थिति को समझे। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया जाता है। क्यों किया जाता है? वह छात्रों के मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। वह एक महान देशभक्त है। तो ये देशभक्त कहाँ से आ गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। वह छात्रों के मानवता के उच्च मूल्य से अवगत कराते हैं। शिक्षक जो होता है समाज का दर्पण होता है, ठीक है, इसीलिए उनको
इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। शिक्षक अधिगमकर्ता में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहभागी के रूप में। ठीक है, तो इसमें आपका सहायक के रूप में हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठता होती है, वैधता होता है, पक्षपात होता है। पक्षपात तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो ऐसे ही कट गया, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो देखिए वैधता होता है, उसकी वैधता कितनी है वो अच्छा मूल्यांकन आपको दिखाता है। ठीक है। व्यक्तिनिष्ठता भी नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति देखकर मूल्यांकन थोड़ी किया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक, वाद विवाद, संकलनात्मक या CCE। ठीक है। तो इसमें से आपका जो वाद विवाद है ये आपका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया नहीं है। वाद विवाद तो ऐसे ही करवाया जाता है। ठीक है। ये मूल्यांकन नहीं, ये आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। मूल्यांकन संबंधित है विषय से, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से या एक से अधिक, सभी से। ठीक है। तो इसका सभी से हो जाएगा। ठीक है। मूल्यांकन संबंधित है किससे? सभी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? ठीक है। तो पाठ्यचर्या से कौन से संबंधित है? यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, या शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है, या पाठ्यक्रम के रूपरेखा से संबंधित है। ठीक है। तो ये वृत्तिक विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कि हर तरह से डेवलपमेंट। ठीक है। देखिए, पाठ्यक्रम भाग है किस चीज का? पाठ्यक्रम किसका भाग है? शिक्षण का है, पाठ्यचर्या का है, वर्ग कक्ष का है, या फिर समाज का है? तो पाठ्यक्रम आपका भाग है पाठ्यचर्या का। किसका भाग है? पाठ्यचर्या का है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? ठीक है। तो मास्लो की थ्योरी है, उन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो ये आपको 5 भागों में बांटा है। ठीक है। आपको मैं स्पेशल CDP के वीडियो में सब को बता दूंगा, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, मास्लो, ठीक है, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रायड, सभी को। ठीक है। किसान एक स्वाभाविक क्रिया है, जीवित प्राणी, लड़का केवल। ठीक है। तो किसान जो है वो आपको किसान का राइट सीखना। देखिए इतना देर हो गया तो मेरा दिमाग भी डाइवर्ट होने लगा है। ठीक है। तो जीवित प्राणी, ठीक है, क्या है? सीखना। जीवित प्राणी का एक स्वाभाविक क्रिया है। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, यानी कि जन्म से पूर्व से ही सीखना चालू हो जाता है। ठीक है। भ्रूणावस्था से ही सीखना चालू हो जाता है बच्चों का। जब बच्चे घर में रहते हैं उसकी माँ जो प्रतिक्रिया करेगी वो बच्चे के मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा। ठीक है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, जातिगत अनुभव। ठीक है। जातिगत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ पर शिक्षण में कहीं भी जातिगत नहीं आएगा। कोई ऐसा वर्ड मिल गया हमेशा गलत होगा। ठीक है। हमेशा गलत होगा। ठीक है। आयामी शिक्षण सामग्री, मॉडल है, चार्ट है, वस्तु है, सभी है। तो ये क्या है? तो ये आपका है सब। ये आपका सभी है। ठीक है। मॉडल, चार्ट, वस्तु जो कर दीजिए। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ क्या होता है? हैंड्स ऑन सीखना। ठीक है। तो पूछताछ करके सीखना, करके सीखना। ठीक है। अवलोकन से सीखना। तो देखिए हैंड्स ऑन का मतलब होता है, हैंड माने हाथ, और हाथ से हम लोग क्या करते हैं कोई काम। बिना हाथ का कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो हैंड्स ऑन का मतलब होता है करके सीखना। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ये आ गया आपका किस चीज का क्वेश्चन? GS का क्वेश्चन। ठीक है। पहला पता है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी,
और बाल गंगाधर तिलक। तो इनको कौन देश नायक बोला था जी? तो देश नायक की उपाधि से इनको ये महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है, नहीं, एक मिनट, इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे भी। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये मिनी स्विट्जरलैंड कौन सा है? तो देखिए, कायल है, शिमला है, मनाली है, खजियार है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खजियार। ठीक है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। पीई शेयर मार्केट में सबसे चर्चित अनुपात में से एक है। तो पीई क्या दर्शाता है? ठीक है, तो पीई दर्शाएगा व्यय में लाभ, कमाई की कीमत यानी प्राइस टू अर्निंग, कमाई के लिए लाभ, अनुमान के लिए अंतिम। तो ये आपका हो जाएगा कमाई की कीमत। ठीक है, बस तुरंत खत्म होने वाला है। चौकीदार विरोधी अधिनियम भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? चौकीदार विरोधी बिहार और बंगाल में, तमिलनाडु केरला में, कर्नाटक और तमिलनाडु में, संयुक्त प्रांत में। तो ये आपका किस में था? तो ये आपका बिहार। ठीक है, चौकीदारी कर नहीं देने का निर्णय आपको कब लिया गया था? तो ये नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है ना, जब नमक सब लोग नहीं, नमक के लिए आंदोलन हो रहा था 1930 में, गांधी जी जब आपके वहाँ गुजरात में दांडी मार्च कर रहे थे नमक के लिए। ठीक है ना, तो उस वक्त वहाँ नमक पर कर नहीं था, तो यहाँ तो नमक बनाया नहीं जा सकता है बिहार में। तो बिहार और बंगाल में बोला लोग कि हम चौकीदारी कर नहीं देंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? आधिकारिक भाषा, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायत। तो 10वीं अनुसूची 10 से दल और 10 से 10वीं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, दल और 10वीं एक ही होता है, मतलब ट्रिक है याद करने का। ताजमहल, लोटस टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, इंडिया गेट और अन्य प्रसिद्ध विरासत स्मारक से प्रभावित हो रहे हैं। किसी से प्रभावित हो रहे हैं? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या फिर सभी से? तो ये आपको किससे होंगे? वायु प्रदूषण से। ठीक है, किससे होंगे? तो वायु प्रदूषण से। ठीक है, सल्फर के कारण हो रहे हैं। ठीक है, शून्य अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक सरकार के कचरे का अलग अलग संग्रह, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, सामुदायिक भागीदारी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, शून्य अपशिष्ट प्रबंधन। अरे जीरो कार्बन का जो टारगेट रखा गया है भारत सरकार द्वारा, वो कब तक रखा गया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, किस वर्ष वृक्षारोपण या वन महोत्सव की शुरुआत तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी सरकार द्वारा किया गया था? तो 1952, 50, 70 या 72? तो ये आपको किया गया था 1950 के दशक में। ठीक है, कब किया गया था? 1950 के दशक में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में बिना पृथ्वी के औसत तापमान पानी के तापमान में काफी नीचे होगा। ठीक है, तो क्या काफी नीचे होगा? तो उबलना, ठंड होना, वाष्पीकरण होना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, ठंडा होगा। पृथ्वी के वायुमंडल के बिना पृथ्वी के औसत तापमान में ठंडा होने में, ठीक है, काफी मुश्किल होंगे वहां पर। ठीक है, ठंडा नहीं, उबलने में दिक्कत होगा। ठीक है, उबलने में। देखिए,
लुप्तप्राय प्रजाति की व्यवहार सामग्री का संरक्षण कैसे किया जाता है? जीन लाइब्रेरी, जीन लूप, हर्बेरियम या जीन बैंक? इसका आंसर हो जाएगा लुप्तप्राय प्रजाति की व्यवहार सामग्री का संरक्षण किया जाता है जीन बैंक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जीन बैंक के द्वारा। वह 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत कितना होगा? ये तो आपको आ गया यहाँ पर क्या, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आ गया तो इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें आपको एलसीएम निकाल लेना है इसका। ठीक है, 13 और 17 का एलसीएम निकाल के और इसमें क्या करना है, आपको 21 जोड़ देना है। ठीक है, 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत कितना होगा? तो इसको बना के देखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर नहीं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो बनाएंगे तो लेट होगा। अगर बनाएंगे तो यदि राशि देखिए 400 रुपये प्रिंसिपल है और 100 जो 1 वर्ष के लिए है, तो अर्धवार्षिक रूपों से ब्याज की दर गणना कीजिए। तो ये भी आप बना लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर दशमलव वाला ये भी मैथ है। ठीक है, तो मैथ को भी देखिए, मैथ बनाएंगे तो वीडियो लंबी होगी, तो इसलिए मैं मैथ को नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये छोटी छोटी मैथ हैं। ठीक है, और छोटी छोटी मैथ आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा 4 अंकों की कौन सी छोटी छोटी संख्या हैं जो कि 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर होंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, सबको एलसीएम निकाल के एक ही जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कहिएगा तो बना देंगे। आंसर मैं बता देता हूँ, छोड़िए। जो ऑफिशियल आंसर है इसका वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 117। ठीक है, क्योंकि और r बराबर इतना हो गया तो कितना हो जाएगा, r का मान 200 हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए इसका कितना हो जाएगा, 143 का आंसर। तो 143 का आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर दशमलव के गुणनफल के दशमलव के बिंदु के दाईं ओर कितनी अंक होंगे? तो हेने से 2 और हेने से कई गो है, 5 गो, 5 7 आंसर आएगा इसका। या बस कुछ ना, दशमलव के बाद का अंक जोड़ देना है, बस हो गया। ठीक है, और इसका जो आपका है 12, 16, 18 और 20 के लघुत्तम निकालिएगा ना जब, तो 1440 आएगा। ठीक है, और 1440 जब आएगा और इसमें 21 जोड़िएगा, ठीक है, तो इसमें 1461 आएगा। ठीक है, तो 1461 कहीं है, तो यहाँ है। ठीक है, जमीन पर एक बिंदु में इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण जो इमारत के आधार पर 30 मीटर दूर है, 30 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? तो भवन की ऊंचाई होगी इसकी कितनी हो जाएगी? तो इसको देखिएगा, हमको लग रहा है 10 मीटर होगा। ठीक है, ग्राम वजन से संबंधित है, तो सेंटीमीटर किससे संबंधित होगा? लंबाई से। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो देखिए तेंदुआ, पैंथर, शेर तीनों एक प्रजाति का है, लेकिन लोमड़ी एक प्रजाति का नहीं है। ठीक है, तो इसका लोमड़ी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 148 और इसको मैं करवा ही देता हूँ। देखिए यहाँ से कितना का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। यहाँ से कितना का डिफरेंस? तो 4 का डिफरेंस। तो हेजा से पक्का 8 का डिफरेंस होगा, और यहाँ से 16 का डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ से कितना का डिफरेंस होगा? 16 का डिफरेंस होगा। और 16 के बाद जब यहाँ पर होगा, यहाँ पर 32 का डिफरेंस होगा। तो 33 और 32 जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़िएगा, तो 32 दूनी 64 है, एक कितना हो जाएगा? 65। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि यदि RHYTHMIC को QGX, तो मैथ रीजनिंग पूछता है, 10 गो पूछ देगा, 5 गो मैथ 5 गो रीजनिंग पूछेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्यू के बाद कौन सी आता है, आर आता है। ठीक है, तो क्यू आर, तो एम के पहले कौन सी आएगा, तो एम के पहले एल एम आएगा। एल किसमें दिया है, एल इसमें दिया है। देखिए ये पहला मिला लिए ना, अब लास्ट मिलाएंगे सी और बी, यानी कि इसका सी के पहले क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, यहाँ भी बी दिया, यहाँ भी दिया, जगह दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, जी एच, तो यू के पहले क्या आएगा, तो यू के पहले आएगा आपका टी आएगा, टी यू आएगा, टी यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, खत्म। आज का अंतिम प्रश्न, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा और लगेगा कि आप लोगों के लिए और कुछ नए चीज़ों को लेकर आया जाए। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते हैं। रघु और बाबू जुड़वा भाई है। ठीक है, तो एक नाम है रघु, र लिख लेते हैं इसको, और नाम है बाबू। ठीक है, दोनों का है, दोनों है भाई। ठीक है, दोनों क्या है, भाई है, और दोनों है लड़का, तो लड़का रहता है तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, भाई है। ठीक है, फिर बाबू की बहन रीमा है। बाबू की बहन कौन है, तो यहाँ पर बहन है, बाबू की बहन, यहाँ पर बहन है। बहन क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। बाबू की बहन कौन है, रीमा, क्या नाम है उसका, तो रीमा नाम है। ठीक है, और बहन है तो ये माइनस होगी, यानी कि लड़की है, और क्या है, इसकी बहन है। ठीक है, अब आते हैं रीमा के पति राजन है। ठीक है, रीमा के पति, तो रीमा के पति को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसके पति हैं। ठीक है, इसके पति क्या नाम है, एकरा राजन नाम है। ठीक है, राजन। ठीक है, और ये है आदमी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं रघु की माता लक्ष्मी है। रघु की माता, ठीक है, रघु की कौन सी है, माता है, और नाम है लक्ष्मी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पक्का महिला होगी। ठीक है, ये महिला है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि लक्ष्मी के पति राजेश हैं। ठीक है, लक्ष्मी के पति राजेश, तो चलिए इसका राजेश लिख देते हैं। ठीक है, र लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उधर रघु लिखे हुए हैं। ठीक है, तो राजेश नाम से ही पता चल रहा है कि राजेश क्या है, आदमी है, और ये इसके पति हैं। ठीक है, कौन है, पति हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश रंजन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए रंजन है ना, रंजन। ठीक है, तो ये इससे कैसे संबंधित है। ठीक है, राजेश, ये राजेश रंजन से कैसे संबंधित है। देखिए जो राजन है पति है रीमा के। ठीक है, रीमा के पति है, और रीमा किसकी बहन है, तो रीमा बहन है बाबू की और भाई की। इसकी बाबू की और उसके भाई, दोनों आपस में भाई है, तो ये दोनों सर लगे इसका। ठीक है, ये इसकी पत्नी लगेगी। राजन की पत्नी कौन है, रीमा। रीमा के भाई कौन, उसके सर, और उनके ये माता लक्ष्मी माता है ना, तो राजन की माता कौन लगेगी, तो ये आपकी सास लगेंगे ये। ठीक है, और सास के पति को क्या कहते हैं, सास, यानी लक्ष्मी के पति कौन है, राजेश हैं, तो सास के पति कौन लगेंगे, ठीक है, ससुर लगेंगे। तो राजन के राजेश कौन है, तो ससुर हैं, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ससुर। ठीक है, इसका आंसर कौन होंगे, ससुर, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप थोड़ा सा भी अगर हमसे सीखे होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और आपको बता दूं मैं कि हम लोग का बोर्ड आ गया है, और कल या परसों से अब बोर्ड पर वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, आपकी सहयोग रही तो स्मार्ट बोर्ड भी आएगा, लाइव सेशन भी चलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों,
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए